ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइस। आज हम लोग रूकी कॉप्स के फाइनल एपिसोड को देखने वाले हैं। कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है तो पेशेंस रखना। आज इस ड्रामे की एंडिंग कंफर्म है, मगर एंडिंग सैड होगी या हैप्पी ये तो हमें लास्ट में ही पता चलेगा। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि किम ताक को अपने भाई के मर्डर से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जिसके बाद ये सीधा सान और उसके फादर के पास पहुंचता है और यहाँ इनकी बहुत ही तगड़ी वाली बहस होती है। और लड़ाई झगड़े के बाद हमें पता चलता है कि किम और शान की दोस्ती अब टूट चुकी है। खैर इसी तरह अब वक्त गुजरता है, सभी स्टूडेंट्स का वेकेशन भी अब ओवर हो जाता है। छुट्टी खत्म करने के बाद सभी बच्चे अपने एकेडमी को पहुंचते हैं और यहाँ अपने साफ सफाई में लग जाते हैं। बड़े दिनों बाद इनको अपने कैफेटेरिया का खाना खाने को मिल रहा होता है। यहाँ बुमजो अपने दोस्तों को बताता है कि किम और शान ने अपने रूम को स्विच कर लिया है, मतलब कि अब किम बुमजो के साथ रहेगा, वहीं शान दाइल के साथ रहेगा, क्योंकि पहले किम और शान एक साथ एक ही रूम में रहा करते थे। ये सुनने के बाद सभी लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक किम ने अपने रूम को क्यों बदल लिया। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि किम और शान की आपस में लड़ाई हुई है। आगे यून अब शान से मिलती है और इससे पूछ रही होती है कि आजकल सब ठीक तो है, क्योंकि ये अचानक से इससे बातचीत करना बंद कर दिया था और तो और ये इसके कॉल को भी नहीं उठा रहा था। यून के मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब ये जानना चाहती थी, बट शान इससे कहता है कि मेरे मन में अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, मतलब कि मेरा मूड अभी कुछ सही नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। शान एकदम से अब चुप रहने लगता है, ना ये किसी से बात करता है और ना ही ये किसी को बताता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। धीरे धीरे इसी तरह इन लोगों का डेली रूटीन आगे बढ़ता है और आगे हमें पता चलता है कि किम क्लास करने के लिए नहीं आ रहा है। हम किम को भी देखते हैं जो अपने प्रोफेसर को एक रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर रहा होता है, मतलब कि अब ये आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना नहीं चाहता। वजह वही होती है किम और शान की लड़ाई, इसीलिए यहाँ से ये रिजाइन करके पढ़ाई छोड़कर जा रहा होता है। प्रोफेसर को ये बात पहले से ही मालूम थी, इसीलिए वो इससे कोई भी ज्यादा सवाल नहीं पूछते। लेकिन अब ये शान के फादर से जाकर मिलते हैं। प्रोफेसर शान के फादर को बताते हैं कि किम एकेडमी छोड़कर चला गया है और ये इनसे सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए उसके भाई के बारे में, क्योंकि उस सीईओ ने किम को काफी ज्यादा भड़का दिया था। वो जो जानता है वो आधा ही सच है, इसीलिए आपको उसको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम इन म्योन था। बात करें अगर हम इस आदमी की, तो ये आदमी शान के फादर का भी सीनियर है, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो इंसान है जिसके चलते किम ताक के भाई ह्युनसो का डेथ हुआ था। इसीलिए यहाँ हमें एक फ्लैशबैक देखने को भी मिलता है जहाँ पर ये इंसान ह्युनसो के बारे में किसी को खबर दे रहा होता है। शान के फादर ने ह्युनसो को हायर किया था ताकि वो उस सीईओ और उसके फैमिली के खिलाफ एविडेंस जमा कर सके, क्योंकि उसके बिजनेस में ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व था। बट ये इंसान क्या करता है, जैसे ही इसको पता चलता है कि शान के फादर ने किसी को हायर किया है एविडेंस जमा करने के लिए, तो ये ह्युनसो के बारे में उनको पहले ही बता देता है, जिसके बाद वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये आदमी पहले से ही उस सीईओ के फैमिली से मिला हुआ था। शान के फादर इसके सिर्फ ऑर्डर्स को ही फॉलो करते थे। यही नहीं, ह्युनसो ने जिन एविडेंस को कलेक्ट किया था उसमें बहुत सारे पुलिस वालों का भी नाम होता है, इसीलिए ये आदमी उस वक्त उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता है जिससे कि पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हम शान के फादर को जितना गुनहगार समझ रहे थे वो उतना नहीं होते। खैर कहानी अब फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो सीईओ काफी खुशी मना रहा होता है क्योंकि इसका प्लान कामयाब होता दिख रहा था। इसकी कई बातें किम पर असर कर रही होती है, जिसके बाद सबसे पहले वो शान और उसके फादर से जाकर लड़ाई करता है, और दूसरा ये कि उसने अपने कॉलेज को भी छोड़ दिया है, मतलब कि अब तो वो आगे चुप नहीं बैठने वाला। दूसरी तरफ हम इनके दोस्तों को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर किम और शान के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद किम ने सीधा एकेडमी को ही छोड़ दिया। इससे उसके करियर पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि शान भी इन लोगों को कुछ नहीं बता रहा होता है। दूसरी तरफ किम भी एरी से बात नहीं कर रहा होता है। किम अब अपने सारी चीजें छोड़ छाड़ कर अपने ग्रैंडमा के पास पहुंच जाता है, जो कि एक छोटा सा होटल को चलाती थी। और हाँ, ग्रैंड मदर के अलावा किम का और इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे जब किम अपने फोन को ऑन करता है तो देखता है कि इसके दोस्तों ने इसको बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं। सभी लोग इससे यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमको हुआ क्या है, तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। लेकिन किम किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई
रिप्लाई नहीं देता है। वहीं अगली सीन में हम हैना को देखते हैं जो अपने सारे सेव किए पैसे जो इसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा किया था, ये सारे सेव किए पैसे अपने मॉम को ट्रांसफर कर रही होती है क्योंकि उन्होंने फिर कोई नया कांड कर दिया था। लेकिन हैना के पास जितने भी पैसे थे जो इन्होंने सेव किया था उतना पैसा उसकी मॉम के लिए सफिशिएंट नहीं होता, वो और भी पैसे इससे मांग रही होती है। तभी हैना कहती है कि अब ये पैसे कहाँ से लाए क्योंकि अब तो ये बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इसका एकेडमी अब ओपन हो गया है, इसे अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करनी है। हैना की मॉम का भी एक सीक्रेट है जो हमें एंडिंग में जाकर पता चलती है। एज यूजुअल दाइल इसकी ये बात भी सुन लेता है और इसको अब काफी बुरा लग रहा होता है कि हैना की मॉम के ऊपर कितना कर्ज है, अभी भी इसके फैमिली को बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इसीलिए दाइल अब हैना की मदद करने का सोचता है। अब ये नाइट में अमीर लोगों का गाड़ी ड्राइव करता है जिसको ड्राइवर की जरूरत होती है, मतलब कि दिन में पढ़ाई और रात में पार्ट टाइम जॉब, वो भी ड्राइविंग की। दाइल को पहले दिन ही अपने काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि ये इसकी मेहनत की कमाई थी और इससे ये किसी की मदद करना चाहता था। दाइल जो काम कर रहा होता है उसके बारे में ना ही हैना को पता थी और ना ही इसके दोस्तों को। हालांकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी तो ये सोचता है कि चलो एक और राउंड मार लेते हैं ताकि थोड़े पैसे और आ जाए। तो अब ये अपने अगले कस्टमर के पास जा रहा होता है जिसको ड्राइविंग की जरूरत थी। ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अपने कस्टमर का वेट करने लग जाता है। वेट करते करते दाइल काफी ज्यादा थक जाता है, फिर भी इससे कोई भी मिलने नहीं आता। जब इससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आता तो ये टाइम पास करने के लिए हैना को वीडियो कॉल करता है, बट एज यूजुअल वो इसके कॉल को नहीं उठाते। तो अब ये सान को कॉल करता है और उससे बातें करके अपने समय को बिता रहा होता है। दाइल थोड़ी ही देर सान से बात कर पाता है, तभी अचानक इसको सामने वाले घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ लड़कियों से काफी बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं। इनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ हम सान के फादर के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो इन सभी कामों में इन्वॉल्व था। ये लोग यहाँ खूब शराब पी रहे होते हैं और लड़कियों से बदतमीजी कर रहे थे। और तो और हमें पता चलता है कि ये घर उस सीईओ के असिस्टेंट का ही है। उस एक्स पुलिस वाले ने दाइल को बुलाया था ताकि वो इसके कार को ड्राइव कर सके। ये असिस्टेंट यहाँ दाइल को पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, बट दाइल को शक था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है जिसकी मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये यहाँ अपना फोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है जो भी इसके सामने चल रही होती है, जिसमें कि कुछ आदमी लड़कियों को बहुत मार रहे होते हैं और उससे अजीब बिहेव कर रहे थे। दाइल ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पर वो असिस्टेंट आता है और इससे इसके फोन को छीनने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है मगर दाइल किसी तरह यहाँ से अपने फोन को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। आगे ये एक कार उठाता है और यहाँ से किसी तरह निकलने का सोचता है क्योंकि उस असिस्टेंट के आदमी इसके पीछे पड़ गए थे। ये यहाँ से भागते ही भागते सान को कॉल करता है और उसको बता रहा होता है कि ये काफी प्रॉब्लम में है, मगर सान को इसकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी अचानक एक आदमी इसके कार में आकर टक्कर मारता है जिसके बाद इसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये अब अपने फोन को भी नहीं उठा सकता क्योंकि कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ सान इससे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है मगर दाइल के तरफ से इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो असिस्टेंट भी अपने कार को लेकर यहाँ पर आ जाता है। ये सभी लोग एक ब्रिज पर होते हैं। दाइल खुद को बचते बचाते नीचे जाके पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ सान इसको लगातार कोशिश कर रहा होता है इससे बात करने की, बट अब इसका फोन ही लगना बंद हो जाता है। हम दाइल को पानी के अंदर देखते हैं जहाँ से ये निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है और अगले ही पल हमें पता चलता है कि अफसोस हमने दाइल को खो दिया। पूरे ड्रामे का ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर था यार। और फिर अगले ही पल सभी लोगों को दाइल की मरने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी इसको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और उसके साथ बिताए हर एक पल को याद कर रहे होते हैं। यहाँ हम किम को भी देखते हैं जो दाइल को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ था। सबसे ज्यादा बुरा हैना को लग रहा होता है और ऑफकोर्स लगना भी चाहिए। इनकी प्रेम कहानी शुरू होते होते ही खत्म हो जाती है। दाइल को पैसे की कोई भी कमी नहीं होती, ये बहुत ही बड़े घराने से था। इसके फादर और मदर काफी अमीर होते हैं। एक बार कुछ ऐसा होता है, दाइल अपने घर से पैसे लाकर हैना को देता है जिससे कि इसकी हेल्प हो सके, मगर हैना उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ये पैसे उसके नहीं थे। इसीलिए दाइल ने ठाना था कि अब ये खुद मेहनत करेगा। इसीलिए बेचारे ने खुद मेहनत करके इसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट अफसोस वो नहीं रहा। इनका फ्रेंड सर्कल पहले ही टूट चुका था सान और किम के कारण, लेकिन अब इनके ग्रुप में से एक बंदा और भी कम हो गया। खैर रात में यून और सान दाइल के बारे में ही सोच रहे होते
हैं क्योंकि उसका आखिरी कॉल इन्हीं लोगों को आया था। सान बताता है कि उस दिन दाइल बहुत घबराया हुआ होता है, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो अब ये लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके मौत का कारण क्या है। ये लोग सबसे पहले उसके फोन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आता क्योंकि उस असिस्टेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया था। ये लोग बहुत ही पावरफुल इंसान हैं और खुद को बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर लिटरली सारे सबूतों को गायब कर देते हैं। कोई भी सीसीटीवी कैमरे में इनको किसी तरह का फुटेज नहीं मिलता है। लेकिन किस्मत इनके साथ होती है क्योंकि दाइल हैना को पसंद करता था, इसीलिए इसने अपने सारे फोन का एक्सेस हैना को दिया था ताकि इसका जब मन चाहे तो उसके फोन को एक्सेस करके उसके सारे फोटोज और वीडियो को देख सके। एक दिन हैना ऐसे ही दाइल के फोटो को स्क्रॉल कर रही होती है, जिसके बाद इसको एक अजीब सा वीडियो हाथ लगता है, जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। ये वही वीडियो होता है जो उस दिन दाइल ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था, जहां कुछ लोग इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर कुछ लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे होते हैं। दाइल ये सारी चीजें रिकॉर्ड ही कर रहा होता है, तभी वो असिस्टेंट इसको यहाँ मारने के लिए आता है, जिसके बाद उसका भी चेहरा इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। इन लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि ये बंदा सीईओ का ही असिस्टेंट है और इसी ने दाइल को मारा है। इन लोगों का डाउट क्लियर था कि दाइल का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। एरी यहाँ कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन शान कहता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो सीईओ पुलिस वालों के साथ भी मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। हैना के मन में यहाँ ख्याल आता है, ये सबको बताती है कि ताक के भाई का और दाइल के डेथ का और सान के फादर का सीधा कनेक्शन उस बिजनेसमैन से है, मतलब कि रियल कल्प्रिट वही है। हमें सबसे पहले उसे सबक सिखाना चाहिए। और अब तो इन लोगों के पास एक तगड़ा एविडेंस भी है। अब ये लोग अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं। प्रोफेसर इनको बताते हैं कि ये लोग काफी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, इसमें से कोई एक्स पुलिस ऑफिसर है, कोई एक्स पॉलिटिशियन है। मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो से इन लोगों को कोई भी फर्क पड़ेगा, इसीलिए तुम लोगों को जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है। आगे जाकर सान अपने दोस्तों को यूनाइट करता है और इनसे कह रहा होता है कि दाइल की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए, हम लोग उसके मौत का बदला लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ किम भी यही सोच रहा होता है कि मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकता, बट अपने मरे हुए दोस्त का बदला लेकर उस बिजनेसमैन से अपना हिसाब बराबर कर सकता हूँ। और सच में इसके दोस्तों को अभी इसकी बहुत जरूरत है। इधर ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि दाइल के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ये लोग पब्लिक कर देंगे ताकि पूरे कोरिया वासियों को ये सच्चाई पता चल सके। आखिरकार वीडियो को पब्लिक कर ही दिया जाता है, जिसके बाद कोरिया का हर एक इंसान उस वीडियो को देख लेता है। चारों तरफ इवेंट की न्यूज में भी सिर्फ यही खबरें चल रही होती है। मीडिया वाले उस असिस्टेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, सारे मामले को अपने सर ले लेता है और यहाँ एक बार फिर ये अपने सीईओ को बचा लेता है। इन लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही होती है क्योंकि इनका ये प्लान भी फेल होता दिख रहा होता है। ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर किम पहुँचता है। ये कहता है कि अब हमें सीधा हमला करना चाहिए, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। आगे फिर ये लोग एक और प्लान बनाते हैं कि अब हम उस लड़की को सामने लाएंगे जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। अगर उस लड़की के पास एक भी एविडेंस उस सीईओ के खिलाफ मिल जाता है तो इनका काम और भी आसान हो सकता है। सान एक बार फिर से नामगी की मदद ले रहा होता है इस काम में। ये वादा करता है कि कोई भी गलती नहीं करेगा, नामगी बस उस लड़की को ढूंढ कर निकाल दे। नामगी अब अपने सारे सोर्सेस को लगाता है, उस लड़की की तलाश में लग जाता है। ये शहर के हर एक प्लेजर हाउस में चेक करता है कि आखिरकार वो लड़की कहाँ है, बट एज यूजुअल ये बात भी इस बिजनेसमैन को पता चल जाती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि किसी ने नामगी के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद ये सीधा कोमा में पहुंच जाता है और एक बार फिर इनका प्लान फेल होता दिख रहा होता है। उस बिजनेसमैन को पल पल की सारी खबरें पता होती है कि इनका अगला प्लान क्या हो सकता है। सान और यून अब उस लड़की के पास जाते हैं जिसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। ये लोग इसको बताते हैं कि तुम्हारे घर के सामने ही किसी ने नामगी के ऊपर जानलेवा हमला किया, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त मिन को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। ये लड़की मिन की ही दोस्त होती है जिसका सबसे पहले मर्डर उन लोगों ने करवाया था। सान इसको समझाता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम आसानी से उस बिजनेसमैन को पकड़ पाएंगे, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये भी लड़की किडनैप हो जाती है। सान और यून जिससे मदद मांगने के लिए आए हुए थे, उस सीईओ के आदमी इसको भी किडनैप कर ले जाते हैं। जब बिजनेसमैन के सामने उस लड़की को लाया जाता है तो इसको लग रहा होता है कि ये वही लड़की है, लेकिन यहाँ कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। ये लोग उस लड़की की जगह यून को उठा लेते हैं। यून को देखने के बाद इस बिजनेसमैन का होश उड़ जाता है क्योंकि ये इन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो होता कुछ यूँ है, सान को पहले से ही पता था कि वो लोग हम पर लगातार नजर बनाए
बनाए हुए हैं और उनका अगला टारगेट वो लड़की हो सकती है जिससे हम लोग मदद मांगने गए थे, क्योंकि वो लोग उसको भी मारकर सारी चीजें क्लियर करना चाहते थे। लेकिन सान ने जानबूझकर युन को उस लड़की के कपड़े पहना दिए ताकि वो लोग जब उस लड़की को किडनैप करे तो उसकी जगह युन किडनैप हो जाए। इनका ये प्लान किसी तरह कामयाब हो जाता है। यही नहीं, इन लोगों ने युन के ऊपर एक माइक और ट्रैकर को भी सेट कर दिया था ताकि उसकी लोकेशन और आवाज इन सबको बराबर मिलती रहे। सारी चीजें बिल्कुल सेट थी। युन इधर इस बिजनेसमैन को बहका रही होती है और ये इसके बहकावे में आकर अपने सारी करतूतों को कन्फेस कर रहा होता है कि मैंने ही किम ताक के भाई को मारा, मिन को मारा और अगली बारी अब तुम्हारी है। मतलब कि यहाँ ये युन को भी मारने के लिए जा रहा होता है, मगर युन ने अपना काम कर दिया था। धीरे धीरे ये इससे सारी चीजें कन्फेस करा लेती है। दूसरी तरफ इसके दोस्त भी सारी चीजों को सुन रहे होते हैं, उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एविडेंस के लिए। लेकिन इधर ये आदमी नोटिस कर लेता है कि युन ने हिडन माइक्रोफोन को प्लेस किया है। यहाँ तो ये जासूसी करने के लिए आई है। बाद में ये उस मिनी माइक्रोफोन को तोड़ देता है, जिसके बाद इनके दोस्तों को युन का इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाती है। इसीलिए सान अब युन को बचाने के लिए सीधा इसके ठिकाने पर पहुंचता है। इसका साथ देने के लिए यहाँ पर किम भी होता है, मगर वो बिजनेसमैन उधर अपने रूम में बैठे बैठे सारी चीजें लाइव देख रहा होता है। फिर आगे उधर शुरू होता है एक शानदार फाइट जिसमें किम और सान दोनों मिलकर उस बिजनेसमैन के आदमियों को धो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। किम और सान अकेले इन सभी बॉडीगार्ड्स को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए अब इनकी मदद करने के लिए एरी और वू भी यहाँ पर पहुँचती है और सभी लोग मिलकर अब इनका बैंड बजाना शुरू करते हैं। ये लोग यहाँ पॉइजनस स्मोक को भी फैला देते हैं, जिसके बाद सभी बॉडीगार्ड्स यहाँ पर ढेर हो जाते हैं। सान अब आगे युन को ढूंढता ढूंढता इस सीईओ के पास पहुँचता है और फिर यहाँ पहुँचकर इस सीईओ को बहुत मारता है। जैसे तैसे करके ये अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, यहाँ से भागता है, लेकिन आगे जाकर किम इसको पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर एक फाइट होती है। हम इस बिजनेसमैन को भी कमजोर नहीं समझ सकते क्योंकि इसने कुंफू और जूडो में मास्टर किया है। किम अकेला इसको नहीं रोक पाता। ये सीईओ यहाँ पर इसको बहुत मारता है और इससे कह रहा होता है कि लगता है कि तुम्हें भी अपने भाई के जैसा खत्म होना है। लेकिन अब यहाँ पर पहुँचता है सान और इसको दे मारता है। थोड़ी देर बाद सान के फादर भी यहाँ पुलिस वालों के साथ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद सान खुद ही इसको अरेस्ट करता है क्योंकि इसने पहले ही इसको कहा था कि मैं ही वो इंसान रहूंगा जो आपको अरेस्ट करूंगा। और ये बात इसकी सच हो जाती है। सान के फादर को काफी प्राउड फील हो रहा होता है क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पाया वो इसके बेटे ने कर दिखाया। और फाइनली इस तरह इस घटिया सीईओ की कहानी एंड होती है। अगले सीन में हम इनके पूरे ग्रुप को एक साथ देखते हैं जहाँ सभी लोग दाइल को याद कर रहे होते हैं, उसे ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। दाइल सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान था, फनी था, उसे हमेशा याद किया जाएगा। खैर अगले ही दिन सभी करप्ट पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने उस बिजनेसमैन का साथ दिया था। ये देखने के बाद इन लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि ये प्लान इन लोगों का सक्सेसफुल प्लान था। तो दोस्तों ऐसे ही इस कहानी का दी एंड हो जाता है। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीरीज के एंड में हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ के अब सीनियर बन चुके हैं। सीनियर किम अपने जूनियर को ह्यूग के जैसा ही डांट रहा होता है जैसे पहले इन लोगों को डांट पड़ा करती थी। यहाँ पर अब हैना भी होती है जो अब फीमेल ट्रेनर बन चुकी है। वहीं आगे हम एरी को देखते हैं जो एक स्टूडेंट कपल को डांट रही होती है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं। इसी वक्त यहाँ से वो गुजर रही होती है और इसको ताने देती है कि तुम भी तो पहले यही करती थी। खैर अगर हम बात करें वो की तो इसको साइबर क्राइम यूनिट वाले हायर कर लेते हैं क्योंकि इसका कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में काफी ज्यादा नॉलेज थी। इसका लाइफ अब बिल्कुल सेट हो चुका था। यहाँ तक कि एंड में हमें बुमजो की भी सेटिंग होती दिख रही होती है। इसकी एक स्कूल फ्रेंड थी जो इसको पसंद करती थी। ये लड़की इसके लिए ही ये एकेडमी को ज्वाइन करती है और अब इसकी भी कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। धीरे धीरे ये सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को शपथ दिलाया जाता है कि ये अपने देश के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। युन के फादर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब इनकी बेटी पुलिस ऑफिसर बनने जा रही है, जिसके बाद ही अब अपने रिश्तेदारों को खूब जलाएंगे। सान को प्रेसिडेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है क्योंकि एकेडमी में इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। और फाइनली हैना की मॉम को भी अपने डॉटर पर काफी प्राउड फील हो रहा होता है। हमें एंड में जाकर पता चलता है कि हम हैना की मॉम को जितना भी गलत समझते थे ये उतनी भी बुरी नहीं होती। दरअसल इन्होंने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से कुछ उधार पैसे लिए थे क्योंकि ये एक डांस बार को खरीदना चाहते थे, मगर जिस आदमी को इन्होंने पैसे दिया था वो आदमी इसके साथ स्कैम कर देता है, जिसके बाद हैना को और इसकी फैमिली को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम नामगी को भी देखते हैं जो कोमा से बाहर आ गया है। ये सारी चीजें इसके लिए काफी अमेजिंग थी। सान को तो अपना पार्टनर पहले ही मिल चुका था, तो अब पीसफुली, हैप्पीली और सैडली जो भी कह लो इस तरह
तरह इस कहानी का दी एंड होता है। सच पूछो तो ये रूकी कॉप्स की कहानी सच में बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो ये ड्रामा ठीक ही ठाक लगा। आप लोग अपने थॉट्स को कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नए कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।